Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online classes of Noor School and College Mansehra. Dear students, my name is Sir Usman Khatak. I am your biology teacher. डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे और इस कोरोना के छुट्टियों के दौरान आप अपने स्टडी को बरकरार रखते हुए होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लासेस में हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे थे और मज़ीद भी हम आज पढ़ेंगे। तो बच्चों, लेक्चर शुरू होने से पहले बच्चे कुछ लिंकेज क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। आए बच्चे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चे, जिसको हम कहते हैं कि डिफाइन प्रोक्रियाटिक सेल। डिफाइन प्रोक्रियाटिक सेल। उम्मीद करता हूँ कि आपके जहन में इसका आंसर आया हुआ होगा। प्रोक्रियाटिक सेल क्या होती हैं? जी, प्रोक्रियाटिक सेल those cells whose nuclear materials are not surrounded by nuclear membranes are called prokaryotic cell। ऐसे सेल्स जिनका न्यूक्लियर मटेरियल के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, ऐसे सेल को हम प्रोक्रियाटिक सेल कहते हैं। यानी इसका मतलब ये बच्चे कि वो सेल जिनके न्यूक्लियर मटेरियल यानी डीएनए, आरएनए या क्रोमोसोम उनके इर्द गिर्द सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, ऐसे सेल को हम प्रोक्रियाटिक सेल कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है प्रोक्रियाटिक सेल के? एग्जाम्पल है प्रोक्रियाटिक सेल्स के बैक्टीरियल सेल एक प्रोक्रियाटिक सेल है, साइनोबैक्टीरियल सेल एक प्रोक्रियाटिक सेल है, आर्किया सेल ये एक प्रोक्रियाटिक सेल हैं। क्यों बैक्टीरियल सेल या साइनोबैक्टीरियल सेल या आर्कियल सेल बच्चे एक प्रोक्रियाटिक सेल की एग्जाम्पल हैं? वजह मैंने पहले बता दिया, क्योंकि बैक्टीरिया के सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, यानी उनके न्यूक्लियर मटेरियल सेल के साइटोप्लाज्म में फ्रीली स्कैटर्ड हैं और ऐसे सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चे, डिफाइन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? तो यूकैरियोटिक सेल्स दोज सेल्स whose nuclear materials are surrounded by nuclear membrane are called eukaryotic cell। ऐसे सेल जिनके न्यूक्लियर मटेरियल यानी क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस या डीएनए न्यूक्लियोलस या बच्चे हम क्रोमेटिन मटेरियल की बात करते हैं कि उनके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती हैं, ऐसे सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल का नाम देते हैं। एग्जाम्पल क्या है बच्चे? एग्जाम्पल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर पैरामीशियम सेल, मस्टर्ड सेल एंड डॉग सेल। यानी बच्चे मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ। ऐसे सेल जिनके जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लियर मटेरियल के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती हैं, उन सेल्स को बच्चे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। जैसा कि पैरामीशियम का सेल है, उनके न्यूक्लियर मटेरियल यानी साइटोप्लाज्म में मौजूद न्यूक्लियर मटेरियल के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। यानी मुख्तसर तौर पर बच्चा हम ये कह सकते हैं कि जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद हो, ऐसे सेल को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। जैसा कि पैरामीशियम का सेल आप देख ले, उसमें आपको प्रॉपर न्यूक्लियस नज़र आता है। मस्टर्ड का सेल देख ले, मस्टर्ड प्लांट का सेल देख ले, उसमें भी आपको प्रॉपर न्यूक्लियस नज़र आता है। डॉग सेल देख ले, वहाँ पर भी आपको बच्चे सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस ही नज़र आएगा। और ऐसे सेल जिसमें हमें प्रॉपर न्यूक्लियस नज़र आए, उन सेल्स को बच्चे हम क्या नाम देते हैं? यूकैरियोटिक सेल। अब बच्चे तीसरा क्वेश्चन ये है कि डिफाइन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। याद रखे बच्चे, हमने पहले पढ़ा प्रोकैरियोटिक सेल,
वहाँ पर हम इंडिविजुअल सेल की बात करते हैं, यहाँ पर हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे कि डिफाइन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको प्रोकैरियोटिक सेल की डिफिनीशन से प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की डिफिनीशन की भी कुछ हद तक कंसेप्ट आई हुई होगी ज़हन में। तो आप लोग भी मुझे बता सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होती हैं। अगर जिन स्टूडेंट्स को प्रोकैरियोटिक सेल की डिफिनीशन क्लियर हो वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की भी डिफिनीशन कर सकते हैं। तो जवाब की तरफ जाते हैं बच्चे। दोज ऑर्गेनिजम्स हुज बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, हुज बॉडी is composed of prokaryotic cells are known as prokaryotic organism। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जिस्म प्रोकैरियोटिक सेल का बना हुआ होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। याद रखें बच्चे, दे यानी दीज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो अ कंप्लीट सेल इंडिविजुअली। यानी मतलब ये बच्चे कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनका जिस्म प्रोकैरियोटिक सेल का बना हुआ हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। चूंकि हम जानते हैं बच्चे के प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो लिहाजा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एक सेल पर मौजूद होता है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल बजाते खुद एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी होता है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्किया। ये सारे क्या हैं बच्चे? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्की जो हैं या आर्किया जो हैं, ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की एग्जाम्पल हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बच्चे। डिफाइन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जिस तरह बच्चे हमने पिछले क्वेश्चन में हमने यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा, अब हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप बच्चे हमें बताएं कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होती हैं। जी, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दोज ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जिनका जिस्म यूकैरियोटिक सेल का बना हुआ हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल है बच्चा हमारे पास पेरामीशियम का सेल, पेरामीशियम ऑर्गेनिज्म जो हैं, मस्टर्ड प्लांट हैं और डाग हैं। ये तीनों बच्चे पेरामीशियम, सरसों का पौधा और डाग जो हैं, ये सारे हमारे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। एक बात और ध्यान में रख ले बच्चे कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हमारे पास यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। क्या बोला हमने बच्चे? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर भी हो सकता है और यूनिसेलुलर भी हो सकता है, जबकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कभी मल्टीसेलुलर नहीं हो सकता, हमेशा वो यूनिसेलुलर फॉर्म में पाया जाता है। बात समझ आई बच्चे? तो ये था आज के लिंकेज के क्वेश्चंस। अगला जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आप लोगों ने बच्चे 5 किंगडम सिस्टम का नाम सुना होगा और आप लोगों ने कभी कभार 2 किंगडम सिस्टम का नाम सुना होगा, जबकि 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का नाम बहुत कम स्टूडेंट्स ने सुना होगा। तो आओ बच्चे जाते हैं 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होती हैं। जी, 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये बच्चे हमारे पास सेकेंड सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन है। पहला हमारे पास 2 किंगडम सिस्टम जो था वो एक सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन था। अब 3 किंगडम सिस्टम हमारे पास सेकेंड सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन है। सेकेंड 3 किंगडम सिस्टम प्रोपोज्ड बाय अर्नेस्ट हैक्ल। अर्नेस्ट हैक्ल 1866 में, अर्नेस्ट हैक्ल ने 1866 में 3 किंगडम सिस्टम को प्रोपोज्ड किया। अकॉर्डिंग टू 3 किंगडम सिस्टम all living organism are classified into 3 groups। तमाम ऑर्गेनिजम्स को 3 गिरोहों में तकसीम किया गया। नंबर 1 किंगडम प्लांटी।
इनमें यानी किंगडम प्लांटी में बच्चे सिर्फ हमारे पास प्लांट्स और फंजाई शामिल हैं। सेकंड वन, किंगडम एनिमलिया, इसकी एग्जांपल है बच्चा हमारे पास यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एनिमल्स। तीसरा जो है बच्चे, इसको हम कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में वो जानवर शामिल हैं जो अपनी खुराक यानी जिनमें कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी मौजूद हो और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी मौजूद हो। प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? ये प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, चूंकि पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, यानी प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, सो दीज ऑर्गेनिजम्स विल आल्सो बी ऑटोट्रॉफिक as well as they have also animal like characters, like animal are heterotrophic and animal lack cell wall. These animals are also heterotrophic in some cases, while they have no cell wall. So such type of organisms are classified or arranged or grouped in a separate group known as kingdom protista. Example क्या बच्चे? यूग्लिना, क्लेमाडोमोनास, algae and paramecium etc. are the examples of kingdom protista. अब याद रखिए बच्चे, जिस तरह हमारे पास 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पेश हुआ था और फिर उसमें भी खामियां निकलाई बाद में, इसी तरह बच्चे 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में भी कुछ खामियां मौजूद थी। आए बच्चे उन खामियों को वन बाय वन जो है हम डिस्कस करते हैं। पहली खामी उसमें कौन सी थी 3 किंगडम सिस्टम में? नो क्लियर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। जिस तरह कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम सिस्टम में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर डिफरेंस नहीं रखी, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक नेचर पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई नहीं किया, इसी तरह एर्नेस्ट हैकेल ने भी प्रोकैरियोटिक नेचर और यूकैरियोटिक नेचर को बिल्कुल डिवाइड किया। क्यों? Bacteria are prokaryote while Euglena is eukaryote. Both bacteria and Euglena are placed in a same group. Bacteria prokaryote हैं, Euglena eukaryote हैं, दोनों को एक ही ग्रुप में रखा गया, जो कि इस 3 किंगडम सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी थी। इसी वजह से लोगों ने, साइंटिस्ट्स ने, बायोलॉजिस्ट ने, बॉटनिस्ट ने या ज़ूलॉजिस्ट ने ये बात की कि इन दोनों को, बैक्टीरिया और यूग्लिना को अलग अलग गिरोहों में ग्रुप में रखा जाए। देयरफॉर दे शुड बी प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप्स। नंबर 2, 3 किंगडम सिस्टम में एर्नेस्ट हैकेल ने प्लांट्स और फंजाई को भी एक ही गिरोह में रखा गया, क्योंकि दोनों का सेल में सेल वॉल मौजूद होता है, जबकि उसने ऑटोट्रॉफिक नेचर और हेटेरोट्रॉफिक नेचर को बिल्कुल डिवाइड किया। फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक while plants are autotrophic organisms. They both fungi and plants are placed in the same group. Therefore, different scientists complained that both are nutritionally different from each other. Therefore, they should be placed in a separate groups. तो इसी वजह से उन्होंने बोला फंजाई खुराक तैयार नहीं कर सकती, जबकि पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, इसीलिए आपने इनको एक ही गिरोह में रखा है, लिहाजा इनको एक ही गिरोह में ना रखा जाए बल्कि अलग अलग गिरोह में रखा जाए। तीसरी जो खामी थी वो ये थी, प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। पौधों के सेल में मौजूद सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, while fungi cell wall is composed of chitin. Plant
और प्लांट सेल और फंगल सेल में एक और डिफरेंस ये भी थी कि प्लांट सेल का सेल वाल सेलुलोज का बना होता है, जबकि फंजाई के सेल का सेल वाल काइटिन का बना होता है। इसीलिए इन्होंने ये एक डिफरेंस है, जबकि कैरोलस लिनियस ने दोनों को एक ही गिरोह में रखा था, लिहाजा डिफरेंस होने के बिना पर इनको सेपरेट ग्रुप में रखा जाए तो ये खामी जो है वो दूर हो जाएगी। तो ये 3 खामियां थी कैरोलस लिनियस के 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। मेन पॉइंट्स की तरफ बच्चे जाते हैं। 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन proposed by Ernest Haeckel in 1866 classify all organisms into 3 groups: Kingdom Protista, Kingdom Plantae और Kingdom Animalia। और साथ में बच्चे हमने आज के टॉपिक में लिमिटेशन ऑफ 3 किंगडम सिस्टम भी पढ़े। ठीक है, तो टॉपिक को बच्चे सम अप करते हैं। Ernest Haeckel in 1866 proposed the 3 kingdom system of classification. Ernest Haeckel classify all the living organisms into 3 groups: Kingdom Protista, that contain Euglena, algae, paramecium and bacteria, etc. While the second group, Kingdom Plantae, contain plants and fungi. While the third group, Kingdom Animalia, also include unicellular and multicellular animals. Their limitations of 3 kingdom system are: number 1, because bacteria are prokaryotes while Euglena is eukaryote, they are placed in a same group, therefore they should be placed in a separate group. Second limitation of 3 kingdom system is fungi are heterotrophic while plants are autotrophic organisms, but they are placed in a same group, therefore they should be placed in a separate group due to their different nutritional nature. Third limitation of 3 kingdom system is plant and fungi both are placed in a same group, but plant cell wall is composed of cellulose while fungal cell wall is composed of chitin. Therefore both plant and fungi should be placed in a different or separate group. So उम्मीद करता हूँ बच्चे कि आज के टॉपिक की आपको समझ आई हुई होगी। अगर किसी स्टूडेंट्स को आज के टॉपिक की समझ ना आई हो, किसी पॉइंट में कोई मसला हो, तो वो कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन राइट कर सकते हैं। आज का होमवर्क बच्चे ये हैं कि आप लोगों ने वर्कशीट पे व्हाट इज़ 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट का क्लियर करके याद करना है और उसको लिखना है। और सेकंड क्वेश्चन जो है, राइट डाउन द लिमिटेशन ऑफ 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन डिटेल ऑन वर्कशीट। 3 किंगडम सिस्टम के क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के जो लिमिटेशन बच्चे हमने पढ़ लिए, उसको भी आप लोगों ने डिटेल से वर्कशीट में ही लिखना है। तो आज का टॉपिक यही था हमारा। इंशाल्लाह बच्चे नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।